नमो नमः। नमस्कार साथियों, फोगाट गुरु चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमराल लाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट का 41वां भाग है। जो साथी हरियाणा पीजीटी संस्कृत, यूपी टीजीटी पीजीटी संस्कृत, बीएसएसबी टीजीटी पीजीटी संस्कृत और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए जो ये सीरीज़ है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पहले 40 भागों में बेसिक से लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। तो जो साथी नए हैं चैनल पर, वो पिछले सभी 40 भागों एक बार देख लें। वो सभी भाग लगभग 30, 35, 40 मिनट के आसपास हैं, तो ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है उसमें। तो एक बार उन्हें ज़रूर कवर कर लें। और एक बार जो लाइव है, देखो हमारी जो संख्या है इस सीरीज़ में, जैसे कि बीच में परसों जो हमने भाग किया है उसमें भी हमारा जो संख्या अब तक वीडियोज़ का बहुत कम है। तो इसलिए मैं बार बार आप कहता हूँ, अगर आप लोग सीरीज़ अच्छी लग रही है, कमेंट्स आते हैं साथियों के, लेकिन कहीं ना कहीं संख्या बल डिपेंड करता है सीरीज़ किसी भी काम के लिए। क्योंकि अभी तक हमने किसी भी सीरीज़ के ऊपर कोई भी फीस, कोई भी चार्ज नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उसमें अगर आपका ये रिस्पॉन्स है तो कहीं ना कहीं या तो हमें यही लगता है कि हम उसको चार्जेबल करें, जिससे कि आपको लगे ये चार्ज हम पे करें, हमें भी कुछ इससे अलग से हो कि हाँ हमें भी कुछ आ रहा है, फिर हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि या तो हमें संख्या बल अच्छा मिलना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं आदमी फाइनेंशियली सोचता है। तो दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसलिए जो भी साथी लाइव हैं, एक बार इसको शेयर जरूर कर दें आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, जो भी आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जो भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें आप, जो भी स्टडी रिलेटेड हैं आपके, जिससे जो है साथ ही लाइव आ सकें। क्योंकि जो भी एक पर्याप्त है, कम से कम इतना हो जिससे हमारा सीरीज़ पहले चलती रही है। और तभी ये अब तक की सबसे बड़ी सीरीज़ है कि 41 भाग हमने इसके कंप्लीट किया। नहीं तो हर सीरीज़, जैसे हम यूजीसी नेट भी लास्ट में, मैंने कोई भी एग्ज़ाम है उसमें हमने एग्ज़ाम से एक महीना पहले के आसपास मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है, और उसमें 28-30 भाग ही किए हैं। लेकिन यहाँ हम, क्योंकि एक लंबा समय जा रहा है, लॉकडाउन पीरियड है, कोविड-19 पीरियड है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं सभी, तो इसलिए सीरीज़ लंबा चल रही है। तो शेयर कर लें सभी साथी एक बार। तो अभी हमने कल जो और परसों एक दिन पहले छोड़कर हमने इसको 100 क्वेश्चन किए थे। प्रश्न संख्या 101 आज हम करेंगे। वसंत तिलकम इत्यस्य छंदसः एकस्मिन् पादे अक्षर संख्या भवति रिक्त स्थानं पूरयेत्। वसंत तिलका छंद का जो एक पाद में अक्षर संख्या होती है, हमें रिक्त स्थान भरना है उसका। तो बताना है 14, 15, 12 या 20। गुड इवनिंग साथियों, नमो नमः। तो अगर हम वसंत तिल का छंद का लक्षण देखें, सबसे पहले ता वसंत तिल का तब्जा जगह गया है। तो यहाँ पर एक, अगर हम जो प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो ए से ही हो जाएगा, 14 वर्ण। और इसमें क्या होता है, इस छंद में प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। ये वर्ण क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु के रूप में होते हैं। जैसे इसका अगर उदाहरण देखें हम, जैसे याति, एक तो अस्त शिखरम, इस तरह से जो उदाहरण है वो है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो पहला सही होगा, 14 वर्ण। कल्पना प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानम इत्यस्मिन् श्लोकांशे किम छंद है। उपजाति ही भुजंग पर्यातम द्रुतविलंबितम और मंदाक्रांता। यहाँ पर हमें छंद बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर छंद होगा द्रुत विलंबितम। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा हमारा द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित जो छंद है उसमें प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। और इसका लक्षण क्या होता है, द्रुत विलंबितम आहा नभौ भरौ। की इस छंद में क्या होता है, प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं और ये वर्ण क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण के रूप में होते हैं। नगण, भगण, भगण और रगण, इस तरह से इसमें द्रुत विलंबित में। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मिश्रितम छंदो ही भवति उपजाति ही आर्या, इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा। मिश्रित छंद इनमें से कौन सा होता है, उपजाति, आर्या, इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा। तो यहाँ पर जो मिश्रित छंद है वो होता है उपजाति। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा हमारा। तो इस छंद में क्या होता है, प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। और ये जो छंद है किसका मिश्रित है, कई बार पूछा जाता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का, दोनों का ये मिश्रित स्वरूप है, इसलिए इसको मिश्रित छंद कहते हैं। इसमें किसी पाद में इंद्र वज्रा तो किसी पाद में उपेंद्र वज्रा छंद होता है। जैसे ईसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मृत्युलोके भूवि भार भूता मृत्यु रूपेण मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। तो ये जो है यहाँ पर ठीक है। तो इसका लक्षण क्या होता है, उपजाति का अनंतोदृत लक्ष्म भाजौ पादौ यदि वा उपजाए सस्ता
इत्थम किलानि सोपि विसृतासु स्मरन्ति जातस्य इदम नाम। तो ये जो है, तो यहाँ पर प्रत्येक पाद में उपजाति में 11 वर्ण होते हैं और किस किस का ये मिश्रित है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है हमारा उपजाति, और अगर पूछा जाए किसका मिश्रित है तो वो है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों का मिश्रित स्वरूप कौन सा है, उपजाति छंद। प्रतिपादम एक विंशति वर्णात्मकम किम छंद है, प्रत्येक पाद में एक विंशति 21 वर्णात्मक छंद कौन सा है, उपजाति ही वसंतम मालिनी और स्त्रग्धरा। तो कौन सा होता है, वो होता है स्त्रग्धरा छंद। तो इसमें क्या होते हैं 7 7 और 7, तो कुल कितने हुए 21 वर्णात्मकम। इसका त्रिमुनि यतियुता स्त्रग्धरा कीर्तितेयम, और जो ग्रीवा भंगाभिराम मूर्णपत्ति सैन्य दत्तृष्टि पश्चात अर्धेन प्रविष्ट है, इस तरह से जो ये है तो ये इसका उदाहरण है। और इसमें कितने वर्ण होते हैं, 21 होते हैं, और 21 किस तरह से 7 7 7, यानी कि तीनों में 7 7 7 इस तरह से। तो यहाँ पर कुल एक पाद में जो है प्रतिपाद 21 वर्ण होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि 7 7 के रूप में यहाँ यति होती है, पहले मुनि फिर त्रिमुनि, इस तरह से ये वर्ण क्रमशः मगण रगण भगण नगण यगण यगण और यगण के रूप में होते हैं, इस तरह से। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम इति पदांशे किम नाम छंद है, यहाँ पर कौन सा छंद है, वसंत तिलका, शिखरणी, शार्दूल विकृतम और मंदाक्रांता। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम, यहाँ पर कौन सा छंद है, तो यहाँ पर छंद है शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडित छंद में क्या होता है, सूर्यासोर मर्यादि में सजौ सतगहा शार्दूल विक्रीडितम। यहाँ पर क्या होता है, कितने वर्ण होते हैं 19 12 7, तो यहाँ 19 वर्ण होते हैं। और इसका लक्षण हमने बता दिया आपको, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य 12 और आसो 7, इस समय प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं। 12 और 7 के रूप में यति होती है, ये वर्ण जो है क्रमशः मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरु के रूप में होते हैं। तो ये है विद्या नाम रस रूप में प्रश्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी ऐसे सुख करी, इस तरह से जो ये है संपूर्ण आप देख लें, याद होगा वैसे भी आप सभी को। और एक जो है यास्ति यदि अत्यस कुंतलेति हृदय संस्पृष्ट उत्कंठया, इस तरह से जो ये है, ये दोनों इसके उदाहरण हैं, एक हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हुआ तीसरा है शार्दूल विक्रीडितम। रसई रुद्रैश्छिन्न, अगर लय थोड़ा देखें आप, जैसे हम उसको इतना अच्छा लय नहीं है मेरा, फिर भी रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभिलागः शिखरिणी इत्यत्र रुद्रै इति पदेन कस्या संख्याया संकेतम भवति। जो यहाँ पर है रुद्रै रसई रुद्रै, तो इसका हमें बताना है कि यहाँ पर जो रुद्रै प्रयोग हुआ है इस पद से कस्या संख्या संकेतम भवति, इस संख्या का जो है वो संकेत होता है 12 11 16 और 13। तो यहाँ पर रुद्रै से किस संख्या का होता है 11। तो जहाँ रसई है, कई बार अगर आपसे रसई पूछ लिया जाता है तो इससे 6 होता है, 6 और 11, इस तरह से इसमें कुल कितने हैं 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में। अगर कहीं आपसे रसई पूछा जाता है तो रसई का हम लिखेंगे 6, और अगर हमसे रुद्रै पूछा जाता है तो वो लिखेंगे 11, और कुल अगर हमसे पूछे जाते हैं तो 17 लिखेंगे। यहाँ पर लक्षण सामने दिया हुआ है हमारे, उदाहरण जैसे इसका अनाग्रहातम पुष्पम किसलियम अनुलम, इस तरह से जो उदाहरण कर्रोही रत्नाविधम रत्नम, ये जो उदाहरण है इसका शिखरणी का। और यहाँ पर 17 वर्ण है, 6 और 11 के रूप में यति होती है। इसमें वर्ण क्रमशः यगण मगण नगण सगण भगण तथा एक लघु और एक गुरु होता है। अनुप्रास अलंकार लक्षणे कस्य वैषम्यम अभी संभवति, वर्णस्य शब्दस्य वाक्यस्य और स्वरस्य। अनुप्रास अलंकार लक्षणे कस्य वैषम्यम अभी संभवति, तो यहाँ पर वर्णस्य शब्दस्य वाक्यस्य और स्वरस्य। अनुप्रास है क्या होता है, वर्ण साम्यम अनुप्रास है, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। तो यहाँ पर किस क्या हुआ स्वरस्य, कस्य स्वरस्य वैषम्यम अपि संभवति। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि जहाँ वर्णों की समानता हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ वर्णों की समानता का तात्पर्य व्यंजन वर्णों की समानता से है, अतः स्वरों की विषमता के रहते भी वर्णों में आवृत्ति
समानता पाई जाती हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके जो है 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। और इसका जो उदाहरण से विद्या नाम रस रूपमध्यम प्रचन्न गुप्तम धर्म विद्या भोग करी स सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राज सुपूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन है पशु। तो यहाँ पर हमारा जो है 4th ऑप्शन सही था। अनुप्रास अलंकार लक्षणे कस्य वैषम्योऽपि संभवति सौरस्य। श्रुतैवार्थम स्मृतिम अनवगच्छत् इत्यत्र को अलंकार है? यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, दृष्टांत और तुल्य योगिता। श्रुतैवार्थम स्मृतिम अनवगच्छत्, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार होगा उपमा अलंकार। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, उपमा अलंकार। इसका लक्षण क्या होता है? प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते साम्यम वाच्यम अवधार्यम वाक्यज्ञ उपमादयो। देखो किसी लक्षण में किसी में थोड़ी बहुत अशुद्धि हो सकती है, तो एक बार जो भी अलंकार वगैरह या छंद वगैरह जो हमने कर रहे हैं हम यहाँ पर एक, क्योंकि यहाँ हमने एक सिंगल टॉपिक नहीं है कि हमें छंद करने था उसको लिया में पूरा लक्षण अच्छे से, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ साथ साथ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें डिफर करे उससे अलग मुख्य लक्षण से, तो अशुद्धि हो सकती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए साथ साथ उसको देख ले। अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हर एक आपको मैं लिखा हुआ दिखा सकूँ जिससे कोई अशुद्धि ना हो, इसलिए जो भी लक्षण है वो हमें पता होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, कि जैसे अगर हम उसको थोड़ा सा भी हमें देखते ही याद आ जाए कि यहाँ पर ये किस छंद का किस अलंकार का लक्षण दिया हुआ है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर स्पष्ट एवं सुंदर समानता को उपमा कहा जाता है। जहाँ दो वस्तुओं के परस्पर विधर्मी लक्षणों को छोड़कर एक ही वाक्य में उसकी समानता दिखाई देती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उसमें क्या होता है कि इसमें अगर जैसे प्राय, ईव, जैसे यहाँ पर हुआ है ईव, ईवार्थम यहाँ प्रयोग हुआ है, यथा, समान, समतुल्य आदि समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता है। उपमा के जो है 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमानवाचक शब्द। 4 अंग होते हैं कौन कौन से? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमानवाचक शब्द। और उदाहरण जो है इसका अगर हम देखें तो वह संचारिणी दीप शिखे रात्रो यम यम व्यतीता स्पतिव्राम सा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेद विवरण भावम स भूमिपाल है। तो ये जो उदाहरण है वो किसका है? उपमा अलंकार का। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः असत पुरुष से दृष्टि विफलताम गता उपमा श्लेष उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः सत्पुरुष सेव दृष्टि विफलताम गता। यहाँ क्या, जैसे अंधकार जैसे शरीर को लेप रहा है, आकाश काजल या अंजन बरसा रहा है, तो यहाँ क्या संभावना दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है कि वस्तुतः यह संभव नहीं है कि अंधकार शरीर को लेप रहा हो। तो यहाँ पर उपमालंकार में क्या था? भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतिस्य परमात्मना, कि जहाँ उपमेय यानी कि प्रकृति की उपमान अप्रकृति के साथ संभावना दिखाई जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर भी कई स्थानों पर ईव शब्द का प्रयोग देखा जाता है। यहाँ इस तरह के अर्थ होते हैं कि तरह या इस तरह से प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसे यहाँ पर प्रयोग होते हैं। संस्कृत में यहाँ पर क्या था? ईव, मन्ये, संके, ध्रुवम, प्राय, नूनम आदि जो शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है अर्थो ही कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेषम परिगृहीतो जातो ममायम विशद प्रकाम प्रत्यर्पिता न्यास इवांतर्गत इवंतरात्मा। और तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो तीसरा से होगा प्रेक्षा। अगला ऑप्शन है ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनपति सेनने बददृष्टि पश्चादन पृष्ठ सर्पत्मयाद भूषा पूर्वकायम दर्भार्धवलीढ़ि सरम विवृत मुख भ्रंशिवी किरणवर्तमा पश्चोदगरुत्वाद विप्यति बहुत्रम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। यहाँ पर इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? निदर्शना, स्वभावोक्ति ही, व्यतिरेक और दीपक। ग्रीवा भंगाभिराम यहाँ पर कौन सा अलंकार है? हमें अलंकार बताना है इसके अंदर। यहाँ दुष्यंत द्वारा मृग का शिकार के लिए पीछा करने पर मृग के दौड़ने, गति व भयवश पीछे की तरफ देखने की स्थिति का वास्तविक एवं स्वाभाविक वर्णन है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? स्वभावोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्वभावोक्ति में स्वभावोक्ति रसो चारु यथावत वस्तु वर्णनम की यथावत स्वाभाविक वर्णन पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। यहाँ यह प्रतीत होता है कि कवि आंखों देखा हाल सुना रहा है, श्रोता उस वर्णन के माध्यम से परिस्थिति की कल्पना करने लग जाता है, श्रोता को स्थिति का साथ तादात्म्य हो जाता है, इसलिए वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है।
जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ दुष्यंत और अमरीक का शिकार के लिए पीछा करने, अमरीक के दौड़ने की गति, इस तरह जो एक हम पढ़ते पढ़ते हमारे मन में वो देख चित्र जो है वो घूमने लगता है, तो वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। उपमानम उपमेयस्य वर्णाद वर्णनम यत्रादिकम भवति तत्र को अलंकारो विद्यते, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दीपक, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास और व्यतिरेक। उपमानाद उपमेयस्य वर्णनम यत्रादिकम, उपमान से जहाँ उपमानाद उपमेय से जहाँ उपमान से उपमेय का वर्णन जो है ज़्यादा होता है, अधिक होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है ये? तो वो होता है व्यतिरेक। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर क्या होता है? व्यतिरेको विच्छेद उपमानाद उपमेय हो, जहाँ पर उपमान का उपमेय से या उपमेय का उपमान से विशेष वर्णन किया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यहाँ एक से दूसरे का आधिक्य दिखाया जाता है। जैसे एक श्लोक है, यास्ति यदि शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट उत्कंठया, तो इसमें क्या होता है? यहाँ पुत्री वियोग में जो वनवासी जनों के दुख में गृहस्थी लोगों के दुख को विशिष्ट बताया गया है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। अभवद वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है, यदि कस्य अलंकार से लक्षण अस्ति, किस अलंकार का लक्षण है? निदर्शना, दृष्टांत, दीपकम और तुल्य योगिता। अभवद वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है। तो यहाँ पर अलंकार होगा, किस अलंकार लक्षण है? संभवन वस्तु संबंधो असंभवन वापि कुत्रचित यत्र बिंब अनुबिंबत्वम बोध्येत सा निदर्शना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, निदर्शना। यहाँ वाक्य में उपमान या और उपमेय का वास्तविक संबंध न होते हुए भी अंत में सादृश्य का दिखाया जाता है, तो वहाँ कौन सा निदर्शना अलंकार होता है? यहाँ संभव और असंभव दो वाक्यार्थों में समानता दिखाई जाती है। जैसे कौ सूर्य प्रभो वंश है, कौ चाल्पिष्यामति तितिर्ष दूरस्थ मोहाद उड़ूपे नास्मी सागरम की। यहाँ सूर्यवंश के वर्णन रूपी संभव कार्य था उड़ूप यानी कि छोटी नाव के द्वारा सागर को पार करने संबंधी असंभव कार्य में सादृश्य बताया गया है, तो इसलिए वहाँ पर निदर्शना अलंकार है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। अप्रस्तुत प्रस्तुति और धर्माभिसंबंध है, एक धर्माभिसंबंध इति कस्मिन् अलंकारे होती है। अर्थांतरन्यास है रूपकम, दीपकम और यमकम। अप्रस्तुत प्रस्तुतियों, यहाँ क्या होता है कि जहाँ पर प्रस्तुत प्रकरण और अप्रस्तुत प्रकरण में एक धर्म बताया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? दीपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। दीपक अलंकार में प्रस्तुत वस्तु के अलावा नकारात्मकता भी द्योतित होती है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। कस्य अलंकारस्य लक्षणे प्रामुख्येन स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति भावो विद्यते। भ्रांतिमान, अपहनोति, श्लेषः और संदेह। ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब देंगे। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा है कि साथी आंसर सही कर रहे हैं, लेकिन मैं कई बार जैसे 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपको वीडियो में ऑप्शन में भी आंसर नहीं रखता, क्योंकि ऑप्शन में तो आप देखो ABCD लिखने में, इसका मतलब आप उसको पर्सन को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसमें डायरेक्ट ABCD लिख कर छोड़ रहे हैं उसको, तो अगर आप उसमें वहाँ देखते हैं, अगर हमें उस पर्सन को अच्छे से ध्यान है या हम उसको ढूंढ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे सामने कहीं ना कहीं उसका पता लगता है कि हाँ शायद हमने उसके ऑप्शन गलत रखे हुए हैं या ऑप्शन सही है, तो क्या आंसर होता है। तो मेन प्रश्न आपसे पूछने का यही औचित्य होता है कि कहीं प्रश्न गलत हो, कहीं उत्तर गलत हो, तो आप उसको करेक्ट करके आप हमें बताओ, जिससे कि आप चिंतन करो, उसके ऊपर मनन करो और फिर आप अपना आंसर लिखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 114 आपके लिए है। दृक्तमा कस्य सूक्तस्य ऋषि विद्यते। दृक्तमा जो है वो किस सूक्त के ऋषि हैं? विष्णु सूक्तम, इंद्र सूक्तम, अग्नि सूक्तम और पुरुष सूक्तम। दृक्तमा कस्य सूक्तस्य ऋषि ही विद्यते। विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त और पुरुष सूक्त। दृक्तमा जी हैं जो किस सूक्त के ऋषि हैं वो? तो वो हैं विष्णु सूक्त। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही जाएगा, विष्णु सूक्त। विष्णु सूक्त के जो ऋषि हैं दृक्तमा है, देवता विष्णु है, और छंद जो है इसमें कौन सा है? त्रिष्टुप है। हमें कोरिलेट करके चलना चाहिए, इसीलिए मैं आपको साथ साथ ही कोई क्वेश्चंस का बताता हूँ आपको डिटेल में, कि अगर जैसे हमारे सामने विष्णु सूक्त हमें याद है, दृक्तमा ऋषि हमें याद है, तो हमें त्रिष्टुप छंद भी वहाँ पर याद रहेगा, और इससे हमें एक प्रश्न में हमसे कुछ भी पूछा जाए तो हम उसको कवर कर सकते हैं।
और इनके विष्णु के पर्यायवाची क्या था, उरुगाया है, गिरिरक्षित और वृषा और उरुकरम। तो इस तरह से जो पर्याय हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है विष्णु सूक्त। स देवा एह वक्षति इत्यत्र स इति पदेन को देवो अभिप्रेतः, इंद्रः, विष्णुः, अग्निः और पुरुषः। इसका अर्थ क्या होता है कि शायद देवा एह वक्षति किया है, सब क्या है, ये देवों को प्राप्त करवाए। कौन प्राप्त करवाए, अग्नि ही। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है कि यहाँ पर शायद जो है किसके लिए है, अग्नि के लिए। अग्नि सूक्त का जो ऋषि हैं वो कौन है, विश्वामित्र। ठीक है, और इसके देवता जो है वो तो अग्नि है, और छंद कौन सा है, गायत्री छंद है। विश्वामित्र ऋषि हैं और गायत्री छंद है। इंद्र सूक्ते प्रयुक्तम छंदो वर्ते, इंद्र सूक्त में कौन सा छंद है, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती और अनुष्टुप। तो इंद्र सूक्त में जो प्रयुक्त छंद है वो कौन सा है, त्रिष्टुप। और इंद्र सूक्त की अगर हम बात करें, देवता हैं वो तो इंद्र हैं, और ऋषि कौन है, कृतसमद ऋषि हैं इनके। और छंद जो है वो त्रिष्टुप है, और देवता जो है वो इंद्र है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। छंद पूछा गया था हमसे। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन इति कस्य सूक्तस्य ऋचांशो अस्ति, पुरुष सूक्तम, इंद्र सूक्तम, अग्नि सूक्तम और विष्णु सूक्तम। ये किस सूक्त के ऋचांश है ये, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, तो ये किस सूक्त की ऋचांश है, वो है पुरुष सूक्त। अगर किसी को संपूर्ण याद है तो जैसा मुझे याद, मैं बता रहा हूँ आपको। यो जजेन जजमयंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन तेह नाकम इह महिमान है सचंति यत्र पूर्वे साध्या संति देवा की। इस तरह से इसका अर्थ क्या होता है कि देवताओं ने मानस यज्ञ के द्वारा परम पुरुष प्रजापति का पूजन किया, उससे उत्पन्न धर्म सबसे मुख्य हुए, महिमायुक्त वे देवता इस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, ये जहाँ प्राचीन काल में सिद्धि प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। तो ये पुरुष सूक्त का है ये। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा पुरुष सूक्तम। और अगर हम पुरुष सूक्त की बात करें तो यहाँ पर जो ऋषि हैं वो नारायण हैं, और जो छंद है वो अनुष्टुप और त्रिष्टुप है, अनुष्टुप और त्रिष्टुप तो हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है पुरुष सूक्त। गीतानुसारेण स्थित दिहि उच्यते इत्यत्र स्थानम पुरेत, ऋषि, साधु, पंडितः और मुनिः। गीता के अनुसार स्थिति किसको कहा गया है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, वो है मुनि ही। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा मुनि ही। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः पंक्ति इयं कम उद्देश्य उदीरित, करम, ज्ञानम, आत्मानम और अर्जुनम। ये जो पंक्ति है वो किसको उद्देश्य करके कही गई है, तो यहाँ पर किसके लिए है, नैनम छिदंती शस्त्राणि, कि इसको शस्त्र जो है वो छेदित नहीं कर सकते। नैनम दहती पाव का है, इसको आग जो है वो नहीं जला सकती। न चैनम क्लेदंते आपो न शोष्यति मारुतः है, कि इसको जल भिगो नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। तो वो कौन है, आत्मा है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा आत्मान। ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से कतमो अध्यायो वर्तते, 20, 40, 30 और 35। कि इसका जो पहला श्लोक है ईशावास्यम, इससे क्या होता है कि इसका प्रथम मंत्र से ईशावास्योपनिषद कहा जाता है। तो ये यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है, 40वां अध्याय है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ ज्ञान और कर्म, विद्या और अविद्या तथा सम्मुति और असम्मुति में सामंजस्य का वर्णन है। यजुर्वेद की कानव संहिता के अनुसार ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र और तथा वात्सनेय संहिता के अनुसार 17 मंत्र हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो सही है 40। न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कस्य कर्मणः वर्णनम् अस्ति, अनासक्त कर्म, ज्ञान कर्म, यज कर्म और आसक्त कर्म। न कर्म लिप्यते नरे, तो यहाँ पर किस कौन सा कर्म का वर्णन है, यहाँ पर किस कर्म का है, वो है अनासक्त कर्म। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा। आश्रम व्यवस्थायाम क्या आश्रम में श्रेष्ठ होती, आश्रम व्यवस्था में कौन सा आश्रम जो है वो श्रेष्ठ है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम।
भारतीय जो संस्कृति है उसमें जीवन की पूर्ण आयु का 4 भागों में विभाजित करके 4 आश्रम जीवन के बताए गए हैं। वे 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो यहाँ पर हमसे श्रेष्ठ कौन सा पूछा गया, तो कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। सेकंड ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा हमारा गृहस्थ आश्रम। सही कर लें सभी, गृहस्थ आश्रम यहाँ पर सही होगा हमारा सेकंड ऑप्शन। भारतीय संस्कृत्या वेदाध्ययनम कस्मिन् आश्रमे उक्तम। भारतीय संस्कृति में वेदाध्ययन जो है किस आश्रम में कहा गया है? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो वो कौन सा है? ब्रह्मचार्य आश्रम। वेदाध्ययन कहाँ पर होता है? ब्रह्मचार्य आश्रम में। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है, ब्रह्मचार्य आश्रम। भारतीय संस्कृति वर्ण व्यवस्थाया क्या आधारो अस्ति। भारतीय संस्कृति में जो वर्ण व्यवस्था है वो किस आधारित है? विचार, धर्म, परंपरा और कर्म। देखिए, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का वर्णन भारतीय संस्कृति में कहीं पर भी नहीं है जो वर्तमान में है, लेकिन वहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है वो किस पर आधारित है? तो वो है कर्म आधारित। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो वर्ण व्यवस्था का विभाजन किया गया वो कर्म आधारित है, ना कि जन्म आधारित, जो हमारे सभी के मन में भ्रम है। एक सभी उसी का वर्णन करते हैं कि वर्ण व्यवस्था हमारी प्राचीन संस्कृति से चली आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्राचीन उसमें वर्ण व्यवस्था से हमारे सामने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जो जन्म आधारित जो एक जाति प्रथा जिसको समाप्त करके अपनी विद्वत्ता से उन्होंने एक श्रेष्ठ उसको प्राप्त किया है। तो वहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं था कि जन्म से किसी को भी कुछ माना गया है, तो वो सभी कर्म से माने जाते थे। तो इसलिए जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, ना कि जन्म आधारित। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु कृत इत्यत्र वर्ण व्यवस्था में अधिकृत स्थानम पूरित। वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है और राजन्य है। वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और राजन्य है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य है कृत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा? फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, राजन्य है कृत है। उरु तदस्य यद वैश्य है पदभ्याम शूद्रो अजायत है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो फोर्थ सही होगा, राजन्य है। ब्राह्मण जो है यहाँ पर, इसका अगर हम व्याख्या देखें, जो उस पुरुष का जो मुख है वो ब्राह्मण, बाहु जो है वो क्षत्रिय, जंघाएं जो हैं वैश्य थे और पैर जो है शूद्र थे। अर्थात उस पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। षोडश संस्कारे न परिगणित है। उपनयन संस्कार है, मार्जन संस्कार है, विवाह संस्कार है और अंत्येष्टि संस्कार है। इनमें से किसको जो है 16 संस्कारों में नहीं गिना जाता है? देखिए, हम कई बार सोचते हैं कि हमें सिर्फ यही ज्ञान पर्याप्त है कि 16 संस्कार कितने हैं? 16 है। लेकिन उनमें से भी अगर कई बार जैसे हमें ऑप्शन जो है अगर हमें कंठस्थ नहीं है, फिर भी इतना हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन सा उनमें है और कौन सा कौन उसमें नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, मार्जन संस्कार। बाकी जो है उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार जो है हमारे संस्कारों में है, 16 संस्कारों में, लेकिन मार्जन संस्कार नहीं है। मनुस्मृत्यनुसारम विवाह से कतिविधा सन्ति। मनुस्मृति के अनुसार जो विवाह हैं वो कितने प्रकार के हैं? त्रय है, चत्वार है, सप्त और अष्ट। मनुस्मृति के अनुसार जो विवाह है वो कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो वो बताए गए हैं 8 प्रकार के। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अष्ट। वो कौन कौन से 8? ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। इनमें से जो पहले 4 हैं वो प्रशंसनीय और अंतिम जो 4 हैं वो अप्रशंसनीय माने गए हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, अष्ट, 8। पंच महायजेषु परिगणितोस्ति। पंच महायज्ञों में परिगणित गिना जाता है अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, देव यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं। वो मनुस्मृति में 5 महायज्ञ बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ और पितृयज्ञ। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर तीसरा, देव यज्ञ। पहला कौन सा है? ऋषि, देव, भूत, नृ और पितृ। अतिथि यज्ञ है कथ्यते। अतिथि यज्ञ किसको कहा जाता है? देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ और पितृयज्ञ।
जो अतिथि एज है वो किसको कहा जाता है, वो है नरीयज को। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसका नरीयज का दूसरा नाम जो है वो अतिथि एज है। इसमें क्या होता है, अतिथि साधु महात्मा सज्जन इत्यादि को भोजन वस्त्र दक्षिणा इत्यादि से संतुष्ट करना होता है। इसका उद्देश्य क्या है, समाज का कल्याण, नरीयज का। तो यहाँ पर इसको अतिथि एज भी कहते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखितेषु पठन शिक्षणस्य विधि का नास्ति। प्रश्न देख ले, नास्ति। ऐसे प्रश्नों को मैं स्पेशली आपको पहले से बता देता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग गलत करते हैं यहाँ भी और परीक्षा में भी। चित्र विधि, वर्णोच्चारण विधि, अनुकरण विधि और प्रश्नोत्तर विधि। पठन शिक्षणस्य विधि का नास्ति। तो यहाँ पर पठन शिक्षण की विधि पूछी गई है हमसे, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि जो पठन शिक्षण की विधि नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है। पढ़ने की विधि क्या, चित्र विधि से, हम वर्णोच्चारण विधि से या अनुकरण विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखितेषु लेखन कौशलस्य अभिवृद्धि विषयक विधि नास्ति। रूपरेखा अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि, ध्वनि साम्य विधि और स्वतंत्र अनुकरण विधि। निम्नलिखितेषु लेखन कौशलस्य अभिवृद्धि विषयक विधि नास्ति, ध्वनि साम्य विधि। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा। कस्यां विधौ उदाहरणे नियमं प्रतिशिक्षण सूत्रस्य अनुसरणं क्रियते। संभाषण विधौ, आगमन विधौ, पाठ्यपुस्तक विधौ और निगमन विधौ। कस्यां विधौ उदाहरणे नियमं प्रतिशिक्षण सूत्रस्य अनुसरणं क्रियते। उदाहरणे नियमं प्रति, उदाहरणे नियमं प्रति तो कहाँ होता है, आगमन विधौ। और जहाँ नियम से उदाहरण की और वो कौन सा हुआ, निगमन विधौ। जहाँ पहले नियम है वहाँ निगमन, ठीक है, और जहाँ पहले उदाहरण है वहाँ पर आगमन। तो यहाँ पर मुझे उदाहरण का पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, आगमन विधौ। संभाषणस्य योग्यतायाः विकासे सहायिका विधि अस्ति। सूत्र विधि, व्याख्या विधि, कंठस्थीकरण विधि और भाषा संसर्ग विधि। संभाषणस्य योग्यतायाः विकासे सहायिका विधि अस्ति भाषा संसर्ग विधि। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, भाषा संसर्ग विधि। व्याकरणस्य पर्यायो अस्ति राष्ट्रानुशासनम, शब्दानुशासनम, मानवानुशासन और सैनिकानुशासनम। व्याकरण का पर्याय क्या है, वो है शब्दानुशासनम। सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है हमारा, शब्दानुशासनम। नाटक शिक्षणस्य आदर्श नाट्य विद्या अनुसारेण अध्यापकः वाण्याः माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनय करोति। प्रश्नैः अध्यापकः पात्राणां चरित्रं पाठगत भावानां च विश्लेषणं करोति। रंगमंचे नाटकं विधिपूर्वकम् अभिनीतः क्रियते। कक्षायाम् एव छात्रैः नाटकस्य अभिनय क्रियते। तो यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट आंसर है आप मुझे बताएंगे, नाटक शिक्षण के आदर्श नाट्य विधि के अनुसार क्या होता है। ऑप्शन सभी ने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न है हमारा, गीत नाट्य पद्धति भवति गद्य शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे और रचना शिक्षणे। नाट्य पद्धति कहाँ पर होती है, गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में या रचना शिक्षण में। तो कहाँ पर होती है, पद्य शिक्षण में। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, पद्य शिक्षण में। अर्थग्रहणार्थम सर्वाधिकः उपयुक्तम पठनम भवति चित्र पठनम, शब्द पठनम, सस्वर पठनम और मौन पठनम। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मौन पठनम। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा, मौन पठनम। लिखित अभिव्यक्ति कस्मिन् न भवति पत्र लेखने, निबंध लेखने, वाद विवादे और जीवनी लेखने। लिखित अभिव्यक्ति कस्मिन् न भवति,
लिखित अभिव्यक्ति किसमें नहीं होती है, तो वो होती है वाद विवाद में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वाद विवादे। पद्य शिक्षणस्य प्रमुखम अंगः अस्ति, प्रमुखः अंगः अस्ति भावबोधः, शब्दार्थबोधः, सरलार्थबोधः और पठनबोधः। पद्य शिक्षणस्य प्रमुखः अंगः अस्ति, तो वो है भावबोध है। पहला ऑप्शन हमारा से यहाँ पर भावबोध। छात्रैः न क्रियते आदर्शवाचनम, अनुकरणवाचनम, मौनवाचनम और सामूहिक वाचनम। छात्रैः न क्रियते, छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता है, तो वो है आदर्शवाचनम, यही शिक्षक के द्वारा किया जाता है आदर्श वाचन। तो उसके बाद अनुकरण वाचन, मौन वाचन, सामूहिक वाचन ये छात्र करते हैं, लेकिन आदर्श वाचन कौन करता है, शिक्षक करता है। कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्व दीयते, किस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है, श्रवण कौशले, कथन कौशले, पठन कौशले और लेखन कौशले। तो किसमें होता है, लेखन कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व कहा जाता है, शुद्ध शुद्ध लेखन कौशल में। कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न है समस्यात्मक है भवति, किस कौशल में जो अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक होता है, प्रस्तावना कौशले, व्याख्या कौशले, प्रदर्शन कौशले या श्यामल लेखन कौशले। किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है प्रस्तावना कौशल में। प्रस्तावना कौशल में हम जैसे पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं हर प्रश्न को, तो वहाँ पर हम उस पर अंतिम जो प्रश्न है वो हमारा समस्यात्मक होता है, जो नए पाठ से संबंधित होता है, जिससे कि बच्चे वहाँ पर प्रश्न करते हैं या हम उसको प्रश्न की तरफ लेकर जाते हैं, तो वो समस्यात्मक होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखितेषु अनुवादः रूपः नास्ति, अनुवादस्य रूपः नास्ति, अक्षरशः अनुवादः, सग्रंथ अनुवादः, छायानुवादः और तथ्यानुवादः। कौन सा जो है अनुवाद का रूप नहीं है, तो वो है सग्रंथानुवाद है, सेकंड ऑप्शन। और जहाँ नहीं होता है वहाँ बाकी ये तीन ऑप्शन जरूर पढ़ लें, बेशक उस ऑप्शन को ना पढ़ें क्योंकि कई बार हमें वो ऑप्शन याद रह जाता है, लेकिन बाकी ये तीन ऑप्शन जरूर पढ़ने चाहिए। जब भी हम कभी ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं तो कोशिश करो कि जो नहीं है उसको ना पढ़ें और जो प्रश्न है उसको पढ़ें ज़रूर। अगर हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी हम जैसे जनरली मॉक टेस्ट को पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम हमें बाकी के ऑप्शन पर जाना चाहिए, उस ऑप्शन को बिल्कुल ही पढ़ने से छोड़ देना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसके कितने भाग हैं, और कोशिश करेंगे अगर साथ साथ हमें डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं कहीं से, तो उसको वहीं पर एक प्रश्न को कवर कर लें कंप्लीट तौर से, कि उसको प्रश्न किसी भी एंगल से पूछा जाए हम उसको बता सकें। अगला प्रश्न है दंडान्वय विधौ दंडः कस्य सूचकः अस्ति। दंडान्वय विधि में जो दंड है वो किसका सूचक है, अर्थस्य, शब्दस्य, लघुडस्य और वाक्यस्य। तो दंडान्वयस्य दंडः कस्य सूचकः अस्ति, वाक्यस्य। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है, वाक्यस्य। भाषा कौशलानां सोपानानां क्रमः अस्ति, श्रवण भाषण लेखन पठन, श्रवण लेखन पठन भाषण, श्रवण भाषण पठन लेखन भाषण श्रवण पठन और लेखन। ध्यान से देख ले एक बार सभी ऑप्शन को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, वो होगा तीसरा। सबसे पहले हम सुनते हैं किसी भी भाषा को, जब बच्चा होता है या कोई भी होता है बड़ा, किसी भी पहले सुनते हैं उसको, फिर उसको बोलना सीखते हैं, फिर उसको पढ़ना सीखते हैं और फिर उसको लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW। श्यामपट्ट लेखन है लेखन कौशलस्य घटकः नास्ति, शब्दानां मध्ये समुचितं स्थानं, पंक्तीनां मध्ये समुचितं स्थानं, अक्षराणाम् उपयुक्तः आकारः, रुचिकरः युक्तीनां प्रयोगः। श्यामपट्ट लेखन है कौशलस्य घटकः नास्ति। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपको बार बार कहता हूँ
कि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है साथियों। कहीं ना कहीं ये सीरीज़ हमारी जो हमने लगभग पहले 35 से 35 भाग कंटिन्यू कवर किए हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एक भाग के ऊपर, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों का जब व्यूज़ इतना अच्छा आ जाता है कई बार, लेकिन लाइक्स में या डिसलाइक में मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि आपको अच्छी नहीं लग रही है, डिसलाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या कन्फ्यूजिंग लगा। वहाँ पर कई साथी डिसलाइक तो आते हैं एक दो कई बार वीडियो में, लेकिन उनके भी कमेंट नहीं आते, पता नहीं वो किस भाव से डिसलाइक करते हैं, मुझे नहीं पता। अगर आपका कोई भाव है, कोई समस्या है, तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो और जो साथी नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 147 का आंसर होगा रुचिकर है, युक्ति नाम प्रयोग है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जाएगा। अगला प्रश्न, व्याकरण से पाठ्य योजना नाम महत्व दिए थे। व्याकरण की जो पाठ्य योजना में महत्व दिया जाता है, आदर्शवाचन, आत्मीकरणम, प्रयोगम, अभ्यासम च और अभिनयम। व्याकरण की पाठ्य योजना में महत्व दिया जाता है किसको? प्रयोगम अभ्यासम च। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रयोगम अभ्यासम च। अन्वेषण प्रधान कौशलस्य घटकः नास्ति। पुनर्केन्द्रण प्रविधि, अनंतर क्रियाशैली परिवर्तनम, पुनः अनुदेशन प्रविधि और अनुबोधन क्रिया। तो यहाँ पर हमसे नास्ति है, प्रश्न देख लें ध्यान से। अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशलस्य घटकः नास्ति, नहीं है। कौन सा? पुनः केन्द्रण प्रविधि, अंतर क्रियाशैली परिवर्तनम, पुनः अनुदेशन प्रविधि और अनुबोधन क्रिया। तो यहाँ कौन सा नहीं है? तो वो ऑप्शन होगा हमारा अंतर क्रियाशैली परिवर्तन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा कि अन्वेषण प्रधान कौशल से घटक अस्ति अगर है यहाँ पर, तो मैं वही कह रहा हूँ कि पहले जो हैं वो देख लें कौन कौन से। पुनः केंद्रण, पुनः अनुदेशन और अनुबोधन। नहीं है वो कौन सा है? अंतर क्रियाशैली परिवर्तन। तो हमसे नहीं पूछा गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। पद्य पाठ योजनायां कीदृशः प्रश्नाः न संभवन्ति। सौंदर्यानुभूति प्रश्नः, केंद्रीय भावस्य प्रश्नः, तुलनात्मक प्रश्न और विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। पद्य पाठ योजना में कैसे प्रश्न नहीं होते हैं? सौंदर्यानुभूति के प्रश्न, केंद्रीय भाव के प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न और विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न नहीं होते हैं पद्य पाठ योजना के अंतर्गत? पद्य पाठ योजना में जो कौन कौन से किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं? सौंदर्यानुभूति प्रश्न हो सकते हैं, केंद्रीय भाव प्रश्न हो सकते हैं, तुलनात्मक प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न जो है वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सही है। तो पद्य पाठ योजना में हमसे पूछा है कीदृशः प्रश्न न भवन्ति, तो वो होता है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। तो साथियों, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? इसके हम 40 भाग से ऊपर जो है ये सीरीज़ जा चुकी है। तो आपको ये कैसी लग रही है? आपके जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन प्रश्नों के जवाब जरूर दें। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें, वो आप पर डिपेंड है बस। बट लाइक और डिसलाइक का जो टोटल मैच है वो मिलना चाहिए आपस में। हमें पता लगना चाहिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपका सुझाव है, वो जो भी आपको समस्या हुई है या कोई किसी प्रकार का कोई वीडियो में अशुद्धि है, तो वहाँ आप उसे बता सकते हैं। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते रहा करें साथ साथ, कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है वो जुड़ सकें, क्योंकि जो संख्या है वो प्रॉपर बनी रहे। तो सभी साथियों का धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि।